नमस्कार, मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला और बात करेंगे जनादेश 2024। उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों में 19 अप्रैल को हुए मतदान के बाद आज परिणाम सामने आ गए हैं और उसके तहत प्रदेश की 5 लोकसभा सीटों में एक बार फिर कमल खिल गया है। भारी बहुमत के साथ ही भाजपा के 5 प्रत्याशियों ने जीत दर्ज कर ली है। हालांकि मतों की गणना अभी चल रही है, लेकिन प्रदेश में स्थिति करीब करीब साफ हो गई है कि राज्य की 5 सीटों में भाजपा प्रत्याशियों ने जीत दर्ज कर ली है। आपको बता दें कि टेहरी से भाजपा प्रत्याशी माला राज्य लक्ष्मी शाह, पौड़ी लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी अनिल बलूनी, अल्मोड़ा लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी अजय टमटा, नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी अजय भट्ट, जबकि हरिद्वार लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत भारी मतों से आगे चल रहे हैं। वहीं चुनावी परिणाम सामने आने के बाद से भाजपा में खुशी की लहर देखने को मिल रही है, जबकि कांग्रेस मतगणना पूरी होने का इंतजार कर रही है। आपको बता दें कि फिलहाल जो लगातार आप देख पा रहे होंगे कि टैली भी चल रही है। एनडीए गठबंधन, एनडीए की बात करें तो 296 सीटें हैं, इंडिया गठबंधन की बात करें तो 230 सीटें हैं। साथ ही साथ लगातार हम आपको बता रहे हैं कि देश के अलग अलग राज्यों में किस तरीके से रुझान सामने आ रहे हैं। हालांकि अगर हम बात करें तो एनडीए सरकार बनाता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि जो 400 पार का नारा दिया गया था उस आंकड़े को नहीं छू पाई है बीजेपी। फिलहाल उत्तराखंड की चूंकि बात कर रहे हैं, उत्तराखंड में अगर हम बात करें तो 5 की 5 लोकसभा सीटों पर भाजपा का कब्जा है। निश्चित रूप से जो हमारे प्रदेश के यशस्वी युवा मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी ने जो उत्तराखंड राज्य के विकास के लिए जो काम किए हैं और जो ऐतिहासिक कार्य आदरणीय धामी जी ने उत्तराखंड राज्य में किए हैं, वो अन्य राज्यों के लिए भी एक प्रेरणा का काम कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से उन कार्यों के बदौलत और हमारी डबल इंजन की सरकार की जो कार्य उत्तराखंड के विकास के लिए हुए हैं, उसके परिणाम स्वरूप उत्तराखंड की जनता ने हमारी भारतीय जनता पार्टी को अपना मत दिया है और नरेंद्र भाई मोदी को इस बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए अपना मत दिया है। और एक बात हम और कहना चाहते हैं, प्रशासन तंत्र से भी कहना चाहते हैं। हरिद्वार के अंदर हमने कंप्लेंट की है आरओ के पास, अपनी अर्जी लगाई है रिटर्निंग ऑफिसर साहब के पास। उनसे कहा है कि जो पोस्टल बैलेट हैं उनकी गिनती करिए, उनकी गिनती हो जानी चाहिए थी, उनकी गिनती नहीं कर रहे हैं। हमने कैंडिडेट ने लिख करके दिया है, हमारे चीफ इलेक्शन एजेंट ने लिख करके दिया है और हम मांग कर रहे हैं कि चुनाव आयोग और जो है आरओ साहब उसकी काउंटिंग करवाएं, उसकी काउंटिंग करवाएं। उस काउंटिंग को किस दिन के लिए आप वो कर रहे हैं, जबकि लोग हैं आपके पास, मतदाता गिनने वाले लोग हैं, तो आप क्यों उसको लंबा खींचना चाहते हैं? उसमें कुछ लोगों को कुछ दुर्गंध आ रही है, जो देर हो रही है। तो हम चाहते हैं कि जो बैलेट पोस्टल आए। ठीक है, हम इसी पर चर्चा करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हालांकि आपको बता दें कि उत्तराखंड में 5 लोकसभा सीटें हैं और 5 की 5 लोकसभा सीटों पर बीजेपी का कब्जा है, यानी कि भारतीय जनता पार्टी ने जीत की हैट्रिक लगा दी है उत्तराखंड में। ये कहीं ना कहीं विपक्ष के लिए एक सोचने का विषय जरूर होगा। विपक्ष को उत्तराखंड में खास तौर पर आत्ममंथन, आत्मचिंतन करने की जरूरत है। हरीश रावत का बयान भी आप यहाँ पर सुन रहे थे। हालांकि वोटिंग पूरी होने का इंतजार विपक्ष कर रहा है। शांति प्रसाद भट्ट जी, केंद्रीय प्रवक्ता यूकेडी, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मंजू त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता कांग्रेस। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले शुरुआत मंजू त्रिपाठी जी, क्या कुछ कहना चाहती हैं इस पर? यशी जी, सकारात्मक सोच रखिए और देखिए कि सत्तारूढ़ को बिल्कुल बेनकाब कर दिया है, जनता ने नकार दिया है हर जगह से। चलिए, उत्तराखंड में अगर सीट हार गए तो वोट बैंक हमारा बढ़ा है, लेकिन अगर कुछ ना कुछ कमियां रहेगी उसको अगले चुनाव में हम लोग उसको भी हासिल करके दिखाएंगे। लेकिन जहां तक बात है इंडिया गठबंधन की, तो इंडिया गठबंधन की जो मेहनत है वो बिल्कुल जो है रंग लेके आई है और आप देख रही हैं कि हम कहीं ना कहीं हम सरकार बनाने जा रहे हैं। इंडिया गठबंधन सरकार बनाने जा रही है। हमारे नेता राहुल गांधी जी दिन रात 229 के साथ कैसे सरकार बनाएंगी, ये भी मंजू त्रिपाठी जी जरा क्लियर कर दीजिएगा। पूंजीपतियों की लड़ाई नहीं लड़, मंजू त्रिपाठी जी सवाल सुन लीजिए पहले। 229 सीटों के साथ कैसे सरकार बनाएंगी, या अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है इन सीटों पर? हो जाने दीजिए, हो जाने दीजिए, अभी काउंटिंग पूरी होने दीजिए और उसके बाद फिर चेहरा साफ हो जाएगा। और जहां तक है कि हमें जनता का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और आप लोगों का जो मीडिया है, मीडिया भी बेनकाब हो गई है कि जो 400 पार का रट लगा रही थी, तो उनकी भी दूध का दूध और
पानी का पानी साफ हो गया है, इसलिए हम जो तो इस है, बात का शुक्र न्यूज़ मना जो रहे है हैं कि पूरा ईवीएम देश- का रोना नहीं रोया जा रहा है इस बार। 297 और 229 भगवान का शुक्र है कि कम से कम ईवीएम का रोना तो नहीं रोया जा रहा है। आपको मौका ही नहीं दिया गया है कि अब आप ईवीएम का रोना रोएं। अगर इंडिया देखिए, 305 हम लोगों ने- 370 हो हम जाती, लोगों ने 50 या जो 70 तक खिलाफ पहुंच जाती, लड़ाई तो भी लड़ी, आप ऐसे ही रो रही पहले होती। हमने जो लड़ाई लड़ी वो कहीं ना कहीं कामयाबी हमें मिली है उसमें। तो इसलिए जनता ने जो नकारा है बीजेपी गवर्नमेंट को, महंगाई, बेरोजगारी, अग्निवीर जैसी योजना से जनता त्रस्त हो चुकी थी, जुमलेबाजी से जनता त्रस्त हो गई है, इसलिए यह परिणाम आया है। और कहीं ना कहीं हम लोगों की जीत है, हम इसको सकारात्मक ले रहे हैं। मंजू जी, ये कैसा सकारात्मक ले रही हैं आप, मुझे जरा ये बताइए। आपने अभी अग्निवीर का जिक्र किया, उत्तराखंड में सबसे ज्यादा लोग सेना में जाते हैं, लेकिन उत्तराखंड में इसका कोई असर नहीं नजर आ रहा। पांचों की पांचों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा, इसे कैसे आप सकारात्मक ले रही हैं, जरा कुछ बताइए। कमी रह गई। मैंने कहा ना कि जहां पर जीत रहे हैं वहां की बात करिए, हमेशा निगेटिव बातें मत करिए। तो कुछ कमी रही होगी, लेकिन कहां से आती है आप मंजू जी? उत्तराखंड से आती है ना, ये चर्चा उत्तराखंड की हो रही है ना, हम उत्तराखंड की इसीलिए बात कर रहे हैं। यही समस्या है विपक्ष की कि उत्तराखंड की बात करनी ही नहीं है, हमेशा दिल्ली की बात करनी है, हमेशा अलग राज्यों की बात करनी है। उत्तराखंड की भी बात कर लीजिए जरा। उत्तराखंड में आप आंकड़े उठा के देखिए, हमारा वोट बढ़ा है, और जो कमी रह गई है, अगर कुछ कमी रह गई है तो उसको आगे हम सुधार लेंगे। लेकिन जो हमारे मेहनत हुआ है, हमारे शीर्ष नेतृत्व ने जो दिन रात मेहनत की है, वो कहीं ना कहीं रंग लेके आई है। उसमें कोई, इसको कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है। शांति प्रसाद भट्ट जी क्या कहना चाहते हैं? जो जमीनी कार्यकर्ताओं की ठीक है मेहनत मंजू जी, कर लाई है। रुकिएगा। शांति प्रसाद भट्ट जी, ये जो आंकड़े आए हैं इनको कैसे देख रहे हैं? देखिए यशी जी, सबसे पहले तो लोकतंत्र के इस महापर्व में तमाम मतदाताओं को साधुवाद, जिन्होंने अपने अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए अपने मत का दान किया। हम उम्मीद करते हैं केंद्र में जो भी सरकार बनेगी वो लोकतांत्रिक मूल्यों को ध्यान में रखते हुए जनहित के काम करेगी, लोकहित के काम करेगी। ऐसी कामना के साथ मैं तमाम पार्टियों को भी इस बात के लिए बधाई देता हूं जिन्होंने इसमें प्रतिभाग किया और लोकतंत्र की प्रणाली को जिंदे रखा। अब आ जाइए उत्तराखंड के मामले में। हमारा ये बड़ा कहना है कि भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार थी और लोकसभा के सांसदों द्वारा लोकसभा में एक शब्द उत्तराखंड के बुनियादी सवालों पर ना बोलना, अग्निवीर जैसी योजनाओं को उत्तराखंड में लाकर नौजवानों को बेरोजगार बनाना, उत्तराखंड में जंगली जानवरों से आम जनमानस परेशान था, उसके लिए केंद्र में वन कानून में कोई परिवर्तन की आवाज ना उठाना, जो सांसदों ने गांव गोद लिए थे वो विकास से दूर रहे, उन सांसदों का गांव में विरोध रहा। इन तमाम बुनियादी चीजों को मद्देनजर रखते हुए जनता यहां बोल रही थी कि स्मार्ट सिटी में घोटाला हो गया। ठीक है शांति प्रसाद भट्ट जी, आपको यहाँ पर रोकना चाहेंगे। शत्रुघ्न सिन्हा क्या कुछ कह रहे हैं, जरा सुन लेते हैं। फैलाने की कोशिश की, जबकि लोगों की मान्यता थी, लोग जानते थे और मानते थे इस बात को कि इस बार यूनाइटेड ऑपोजिशन छा जाएगी, एनडीए की सरकार जाएगी, इंडिया ब्लॉक या यूनाइटेड ऑपोजिशन सामने आएगी, ममता जी इस बार गेम चेंजर बनकर सामने आएंगी। ये हम शुरू से कह रहे थे और साथ में ये भी कह रहे थे कि चाहे एग्जिट पोल कुछ भी बोले, बंगाल में ममता जी इस बार स्वीप करेंगी और करके उन्होंने दिखा दिया। ये जो जीत हुई है ये आसनसोल की जनता जनार्दन की जीत है, ये ममता जी का हमारे प्रति विश्वास की जीत है, ममता जी के नेतृत्व की जीत है, टीएमसी के तमाम नेताओं और कार्यकर्ताओं की जीत है, और सबसे ज़्यादा ममता जी के व्यक्तित्व का जादू जो लोगों पे सर चढ़ के बोल रहा है उसकी जीत है। 50,000 वोटों से लीड कर रहे हैं अभी। पता नहीं, वो सब तो आपका काम है बताना। मैं सर्टिफिकेट शत्रुघ्न सिन्हा को आप सुन रहे थे, जो कि इस वक्त आसनसोल सीट से आपको बता दें कि लीड करते हुए नजर आ रहे हैं और उन्होंने अपनी खुशी जाहिर की है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि एग्जिट पोल कुछ भी कहते हो, उन्हें यकीन था कि वो जीतेंगे और जिस तरीके से तस्वीर आ रही है उसको लेकर उन्होंने जनता का साधुवाद भी किया है। शांति प्रसाद भट्ट जी अपनी बात को पूरा कर सकते हैं आप। रहा था कि जनता उत्तराखंड के अंदर ये बोल रही थी कि सरकार के द्वारा जो भी केंद्र की योजनाएं उत्तराखंड में लगी, चाहे वो ऑल वेदर हो, वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गए।
स्मार्ट सिटी हो उसका काम बंद हो गया क्योंकि वहां पर भी 40% कमीशन रहा। देहरादून स्मार्ट होने की जगह जाम और गर्मी से परेशान हो गया। ऐसे ही रेल परियोजना के अंदर इतनी बड़ी दुर्घटना हुई जिसके कारण आम जनमानस के मन में यह था कि केंद्र में जो सरकार बैठी है उसका जो है उत्तराखंड के सांसदों पे कोई नियंत्रण नहीं है, यहाँ भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, बेरोजगारों के साथ अन्याय हो रहा है और उत्तराखंडियत खत्म हो गई। अग्निवीर जैसी योजना चालू कर इन्होंने उत्तराखंड के जो अवसर थे रोजगार के वो समाप्त किए। इन तमाम बिंदुओं को लेकर हम जनता के बीच में गए और आम जनमानस में रोष भी था। उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से आगे बढ़ी है, मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को साधुवाद देता हूं। रणनीति में वो सफल रहे, वो चाहे उत्तराखंड मैं उसी पर आना चाहती थी शांति प्रसाद भट्ट जी कि जिस तरीके से जो विपक्ष ने आरोप लगाए कि सांसदों ने जो गांव गोद लिए वहां कभी झांकने नहीं गए और जिस तरीके से उन्होंने 3 अपने कैंडिडेट रिपीट किए हैं, 2 को छोड़ा जो अनिल बलूनी और त्रिवेंद्र सिंह रावत को छोड़ दिया जाए तो उनके 3 कैंडिडेट जो हैं वो रिपीटेड है और उसके बावजूद भी अगर वो 5 की 5 सीटों पर कब्जा कर रहे हैं तो आपको नहीं लगता कि विपक्ष को इस पर मंथन करने की जरूरत है? और जैसा कि अभी यहाँ पर मंजू जी कह रही थी, मंजू जी ने ये कहा कि हम सरकार बना रहे हैं, इस पर भी आपकी टिप्पणी चाहूंगी मैं। ये सवाल ये नहीं है कि ये चुनाव जीत गए, सवाल ये है कि जो सांसद रिपीट हुए इन्हें गांव में घुसने नहीं दिया गया। इनका इतना विरोध था, लोग कह रहे थे जो गांव इन्होंने गोद लिए वो लकवाग्रस्त हो गए। तो कहीं ना कहीं शांति प्रसाद भट्ट जी आप ये मानते हैं कि मोदी के चेहरे पर वोट दिया गया है उत्तराखंड में? इसमें कोई दो राय नहीं है कि मोदी और मोदी के नाम से इन्होंने वोट मांगा है। और जो जीत रहे हैं वो ये नहीं कह रहे हम जीते, वो कह रहे हैं मोदी जी ने इज्जत बचा ली हमारी, बाकी हम तो नालायक थे। ये उनके बयान है। हमारा कहने का मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी ने लोकतंत्र को इस ओर लेके चले गए, व्यक्ति विशेष के पीछे पूरी भाजपा आ गई, जबकि लोकतंत्र में चुनाव जीतने वाला व्यक्ति ये कहता है कि मैं अपने विकास से चुनाव जीता हूं। मगर भारतीय जनता पार्टी ने कि जेपी नड्डा जी का ये बयान कि अब हमको आरएसएस की जरूरत नहीं है, मोहन भागवत जी का पूरे चुनाव में गायब रहना, यह बताता है कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के बीच में ठीक नहीं चल रहा था। और मोदी जी का यह कहना कि मोदी की गारंटी, मगर जब जनता ने उनसे पूछा कि इन 10 वर्षों में आप कोई एक गारंटी का काम बताएं, 15 लाख आपने नहीं दिए, महंगाई आपने बढ़ा दी, नौजवान बच्चों को 20 करोड़ रोजगार देना था वो आपने नहीं दिया, तो आपकी आखिर कौन सी ऐसी गारंटी है जिसके नाम पर आप वोट मांग रहे? जब उनसे सवाल जवाब किए तो वो मंगलसूत्र, भैंस, पाकिस्तान, ये जो शब्द इन्होंने इस्तेमाल किए उससे जनता में एक संदेश गया, भारतीय जनता पार्टी ये जुमलेबाजों की पार्टी है, केवल एक विशेष वर्ग को प्रभावित करने के लिए दूसरे वर्ग के साथ जिस तरीके का छलावा करने की ये बात कर रही है, इससे देश चलने वाला नहीं है, लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है, ये उसी का परिणाम है। ठीक है शांति प्रसाद जी, वापस आते हैं, इस पर आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ फिलहाल नहीं आए हैं, हमको लग रहा है जश्न मनाने में व्यस्त हैं वो। कुलदीप राणा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। कुलदीप जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। कैसे देख रहे हैं उत्तराखंड की 5 की 5 सीटों पर बीजेपी का कब्जा और हैट्रिक लगा दी है एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी ने उत्तराखंड में? तमाम मुद्दे थे यहाँ पर, जिस तरीके से पलायन एक बड़ा मुद्दा विपक्ष उठा रहा था, बेरोजगारी, महंगाई बड़े मुद्दे थे, साथ ही साथ यहाँ पर जो विकास के नाम पर वनों का कटान हो रहा था, ये एक बड़ा मुद्दा विपक्ष इसे मानकर चल रहा था। साथ ही साथ अग्निवीर योजना एक बड़ी यहाँ पर एक कहा जा रहा था कि ये योजना कहीं ना कहीं विपक्ष माफ कीजिएगा सत्ता पक्ष के लिए हानिकारक साबित हो सकती है। लेकिन इन तमाम मुद्दों को पीछे छोड़ते हुए जिस तरीके से 5 सीटों पर बीजेपी ने कब्जा किया है, कैसे देख रहे हैं इसको? देखिए ऐसी ये जो बात आपने कही कि उत्तराखंड में जो जिन स्थानीय मुद्दों को लेकर के आपने बात कही, ये एक बड़ी अजीब सी बात रही है कि उत्तराखंड के जो स्थानीय मुद्दे हैं वो कभी उतने प्रासंगिक रूप से चुनाव में दिखे ही नहीं हैं। इन मुद्दों का कभी उभार और इन मुद्दों का कभी प्रभाव चुनाव में देखने को नहीं मिला है। अगर इन मुद्दों का प्रभाव रहता, जिनमें पलायन का विषय जो आपने कहा या जो अन्य विषय जिनमें बेरोजगारी का विषय आपने कहा, इन मुद्दों का अगर प्रभाव होता तो 2022 के विधानसभा चुनाव में स्थितियां काफ़ी उलट होती, ठीक है। लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिला। तमाम विपरीत परिस्थितियों और तमाम सारे अटकलों के बावजूद
2022 में भाजपा ने प्रदेश में वापसी की। अब हम जब 2024 का लोकसभा चुनाव देख रहे हैं, हालांकि इस समय देश के चुनाव में पूरी स्थितियां बदल गई हैं, लेकिन उत्तराखंड अभी भी अपनी स्थिति पर कायम है। उत्तराखंड ने अपने 5 लोकसभा सीटों से भाजपा के सांसदों को आगे बढ़त देते हुए, अभी तो रिजल्ट कंप्लीटली आउट हुआ नहीं है, लेकिन सारे 5 सांसद जो हैं कैंडिडेट्स वो आगे चल रहे हैं। तो ये साफ दर्शाता है कि उत्तराखंड राज्य में प्रधानमंत्री मोदी को लेकर के एक अलग सेंटीमेंट है, और यही उसका कारण है कि इस पूरे जिसका लाभ इन 5 कैंडिडेट्स को मिला। कुलदीप जी, आपको नहीं लगता कि उत्तराखंड में एक चीज और जो है वो नोटिस की जाती है, यहाँ की जनता जो है वो कहीं ना कहीं उनको ऐसा लगता है उनके पास विकल्प नहीं है। इसका जवाब मैं आपसे लूंगी। फिलहाल इसी बीच बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से खबर, कांग्रेस नेता जयराम रमेश का बड़ा आरोप, मेरठ और मुजफ्फरनगर सीट को लेकर दिया बयान, कहा भाजपा की जीत को धमकाए जा रहे हैं डीएम। कांग्रेस नेता जयराम रमेश का बड़ा आरोप, मेरठ और मुजफ्फरनगर सीट को लेकर दिया बड़ा बयान, कहा भाजपा की जीत को धमकाए जा रहे डीएम। और आपको बता दें कि जनादेश 2024 लगभग आने ही वाला है। हालांकि जो लगातार हम आपको स्क्रीन पर भी दिखा रहे हैं, 296 पर एनडीए है, इंडिया गठबंधन 229 सीटों पर है, तो वहीं अदर्स 18 सीट पर नजर आ रहे हैं। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जो हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बात कर रहे हैं जनादेश 2024, लगातार आपको हर एक अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि एनडीए कहीं ना कहीं सरकार बनाता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि इंडिया गठबंधन के लोग अभी भी इस जीत को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। उनका दावा है कि वो सरकार बनाएंगे, हालांकि कुछ ही घंटों में ये स्थिति पूरी तरीके से साफ हो जाएगी। फिलहाल हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड की 5 सीटों पर बीजेपी का कब्जा है। आपको बता दें कि मतगणना जो है वो अभी तक जारी है। हालांकि जो अंतर है उसके हिसाब से बीजेपी कहीं ना कहीं 5 की 5 सीट पर कब्जा जमाती हुई नजर आ रही है। चर्चा हम इसी पर कर रहे हैं, मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। कुलदीप जी, अपनी बात को पूरा कर सकते हैं आप। देखिए, ये बिल्कुल आपने सही कहा था उससे पहले कि उत्तराखंड में कहीं ना कहीं कांग्रेस में ये अभाव देखने को मिलता है, और राजनीतिक विकल्प के तौर पर, जो आपने कहा कि राज्य को राजनीतिक विकल्प के तौर पे, क्योंकि कांग्रेस कभी इतनी गंभीर मुद्रा में राज्य में कभी दिखाई नहीं दी। विषयों को लेकर के बात करें या तमाम सारी चीज़ों को लेकर के अगर हम बात करें, 2012 में जब यहाँ पे कांग्रेस ने दूसरी बार अपनी विधानसभा में सरकार बनाई थी, और उसके बाद जो चीज़ें स्थितियाँ सामने आई, तो कांग्रेस के हाथ से न सिर्फ राज्य की सत्ता छूटती गई, बल्कि लोकसभा की सीटें भी उसके हाथ से निकलती गई। 2009 में कांग्रेस यहाँ से 5 सीटें जीती थी, लेकिन उसके बाद 2014 में, 2019 में और अब 2024 में जो चीज़ें देखने को मिल रही है, कांग्रेस को ये गंभीरता से मंथन करना होगा। साथ ही एक अलग चीज़ जो हमेशा से भाजपा के साथ रही है, भाजपा के पक्ष में रही है, भाजपा इलेक्शन को लेकर के हमेशा बड़ी गंभीर मुद्रा में रहती है। उसका जो, मैं हमेशा से ये बात कहता हूं कि उसका जो पार्टी संगठन का ढांचा है, और जिस तरीके से वो डोर टू डोर कैंपेनिंग करके, या उसकी जो पन्ना प्रमुख की व्यवस्था है ये तमाम सारी चीज़ें इस प्रकार से हैं जिसमें वो काफ़ी मजबूत स्थिति में आ जाती है। कांग्रेस के साथ एक बड़ंबना देखने को यह मिलती है कि कांग्रेस में कैंडिडेट तो अच्छे होते हैं कई बार, लेकिन कांग्रेस पार्टी उन्हें उनके हाल पे छोड़ देती है। जैसे इस बार पौड़ी सीट से बहुत बेहतरीन कैंडिडेट गणेश गोदियाल रहे हैं, ठीक है, उन्होंने जिन मुद्दों को लेकर के वहां पे फाइट की, वो एक अपने आप में उनके प्रति एक लहर बनती हुई दिखाई दे रही थी। पार्टी अगर उनका साथ देती तो स्थितियां बदल सकती थी, क्योंकि अगर हम पौड़ी सीट के आंकड़ों को देखते हैं तो वहां जो अंतर अभी निकल करके आ रहा है वो 1.5 लाख के करीब का अंतर है। कुलदीप जी, मानते हैं आपकी हरीश चुनाव में जब तीरथ सिंह रावत वहां से, ठीक है कुलदीप जी वापस आते हैं, सलमान खुर्शीद क्या कुछ कह रहे हैं वो भी सुन लेते हैं। डीसी ऑफिस जाके अपना सर्टिफिकेट, कहीं पर ये संदेह ना रहे कि पूरे वोट काउंट नहीं होगा। हमने उनसे आग्रह किया कि इसको चेक करके रिपोर्ट मंगा दें ताकि कोई संदेह ना बचे, और वहाँ के लोग जिन्होंने हमको ये बात पहुँचाई थी वो
संतुष्ट हो जाए। It's a small thing but an important thing because although only 2 booths are involved, 2 booths of 2 constituencies in Sonipat parliamentary constituency. One is Baroda and the other one is Sasiro. There was some issue there that because the APMs had been developed before, counting could not be done. And for that, the Election Commission was kind enough to explain that where this happens, we already have instructions. We will check once again that the VVPAT slips are counted so that the number is updated and we will know where the entire vote has been. We've come back very satisfied. We are happy that the Election Commission has cooperated with us. थैंक यू लार्जली अधिकतर और बाकी वो एक्शन अभी देंगे, आदेश देंगे। हाँ, आंसर है यस। सर, अभी और भी शिकायतें चुनाव आयोग से की गई हैं। कुछ देर पहले सुप्रिया श्रीनिधि जी ने ट्वीट किया कि उत्तर प्रदेश में कुछ जिलाधिकारियों को जो आरोप है उन पर दबाव बनाने की कोशिश लगातार चल रही है। अभी भी इस तरह की कोशिश हो रही है। चुनाव आयोग इस पर संज्ञान ले। देखिए, इस पर हम लोग हम इस संदर्भ में इस बात को पहले उठा चुके हैं क्योंकि ये पूरी समस्या बहुत गंभीर लगती है और इस पर सिंघवी साहब ने पहले जब हम यहाँ आए थे तो पूरी बात को देखा था। उन्होंने कुछ स्पष्टीकरण हमसे मांगा था तो हम समझते हैं कि अब परिस्थितियों में उसको कुछ देना या उस बात को आगे बढ़ाना कोई उचित बात नहीं होगी कि जहाँ जहाँ हमारे कोई भी साथी इस संदर्भ में गंभीरतापूर्वक इस काम को लेकर आए थे। हम उम्मीद करते हैं कि लेकर संतुष्ट हैं। धन्यवाद, थैंक यू। और इसी बीच आपको लखनऊ से खबर बता देते हैं। लखनऊ से खबर, सीएम आवास पर बैठक हो रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सीएम योगी और दोनों डिप्टी सीएम बैठक में मौजूद हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बैठक में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी मौजूद, संगठन मंत्री धर्मपाल सिंह भी बैठक में मौजूद हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, स्वतंत्र देव सिंह भी इस बैठक में मौजूद। आपको बता दें कि जो लोकसभा चुनाव के परिणाम आए हैं यूपी में, वो कहीं ना कहीं जिस तरीके से पिछली बार की तुलना में देखे जाएं तो आधे में सिमटती नजर आ रही है बीजेपी। और अब आपको बता दें कि सीएम आवास पर बैठक जारी है जिसमें मुख्यमंत्री और दोनों उप मुख्यमंत्री, साथ ही साथ प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, संगठन मंत्री धर्मपाल सिंह बैठक में मौजूद है। जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह भी इस बैठक का हिस्सा है। सीएम योगी और दोनों डिप्टी सीएम भी बैठक में मौजूद। बैठक में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी मौजूद हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, संगठन मंत्री धर्मपाल सिंह भी इस बैठक में मौजूद। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता संदीप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप, जिस तरीके से लोकसभा चुनाव के रुझान आए और कहीं ना कहीं जो बीजेपी की बात करें तो यूपी में 38-40 तक ये सिमटते हुए नजर आ रहे हैं, जो कि पिछली बार में जो लोकसभा चुनाव के अगर हम आंकड़ों को देखें और इस बार के आंकड़ों को देखें तो काफी अंतर देखने को मिल रहा है। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पे अगर हम बात करते हैं, भाजपा को चिंतन करने का समय है। शायद यही वजह है कि अब भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे पर चिंतन कर रही है और अपने सभी पदाधिकारियों के साथ में बैठक कर रही है। यानी कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने सीएम आवास पर जो है बैठक बुलाए हैं। इस बैठक की अगर बात करते हैं तो दोनों डिप्टी सीएम हैं, बैठक में मौजूद हैं। इसके साथ साथ दोनों प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो मौजूद हैं। धर्मपाल सिंह जो संगठन मंत्री हैं वो मौजूद हैं। और इसकी हम दूसरी बात करते हैं तो यहाँ पर स्वतंत्र देव जी हैं जो कि ऑब्जर्वर बनाया गया था उन्हें। तो सभी लोग इस बैठक में मौजूद हैं। उनका साफ तौर पे जो आकलन है कि उत्तर प्रदेश में इस बार जो सीटें आई हैं कहीं ना कहीं एक चौंकाने वाली सीटें हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो अपना लक्ष्य था 80 में 80 जीतने का, और वो लक्ष्य पूरी तरीके से टूटता नजर आया है। क्योंकि जिस तरीके से इंडिया गठबंधन ने लगातार जो है मेहनत की प्रयास किया है और उसी कड़ी की अगर बात करते हैं तो कहीं ना कहीं ये जो आंकड़े निकल के आए हैं, जो 43-42 सीटें जो निकल के भारतीय जनता पार्टी को आ रही हैं, ये बिल्कुल ही चौंकाने वाली है। शायद इसी सीटों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी अब जो है मंथन करती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल, अगर हम संदीप बात करें तो पिछले आंकड़े को भी नहीं छू पा रही है भारतीय जनता पार्टी। और एक तरफ कहा जाता है कि लोकसभा चुनाव जाने का रास्ता जो है वो यूपी से होकर गुजरता है और यूपी की जो स्थिति है वो कहीं ना कहीं शर्मनाक एक तरीके से कह सकते हैं कि नजर आ रही है बीजेपी के लिए। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पे हम ये कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश की 80 महत्वपूर्ण लोकसभा की सीटें हैं और इन सीटों पर जो भारतीय जनता पार्टी की जो लड़ाई थी
वो लगातार दिलचस्प लड़ाई रही, लेकिन बहुत से उनकी सीटें थी जहां पर भारतीय जनता पार्टी को ओवर कॉन्फिडेंस था, वहां की सीटें वो हारती हुई नजर आई। अगर हम अमेठी की बात करते हैं, अमेठी की एक महत्वपूर्ण सीट हुआ करती थी जहां पे स्मृति ईरानी राहुल गांधी को हराया था, वो सीट हारती हुई नजर आ रही है, क्योंकि बढ़त बनाए हुए हैं लगातार वो। इसके साथ ही साथ में हम अगर बात करते हैं बाराबंकी सीट की बात करते हैं, जहां पर टिकट कटा था, टिकट कटने के बाद रानी रावत को टिकट दिया गया था, लेकिन कहीं ना कहीं यहां से भी जो है कांग्रेस का प्रत्याशी जो है वो जीत दर्ज करता है। रायबरेली एक महत्वपूर्ण सीट हुआ करती थी जहां पर लड़ाई देखने को मिल सकती थी, भारतीय जनता पार्टी ने वहां पर अपनी पूरी ताकत झोंकी थी। संदीप, शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। और बता दें आपको कि स्वतंत्र देव सिंह बैठक में मौजूद है। बैठक रखी गई है सीएम आवास पर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों डिप्टी सीएम भी साथ में मौजूद। और हम लगातार बात कर रहे हैं उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों को बीजेपी ने जीत लिया है और 280 पर कर रहे हैं। मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। कुलदीप राणा जी, अपनी बात को पूरा कर सकते हैं आप? जी देखिए, उत्तराखंड में ये मोदी मैजिक का ही प्रभाव है पूरी तरीके से कि आज फिर एक बार 5 लोकसभा सीटें भाजपा के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही हैं। यहाँ चुनाव से पहले ये जनता के बीच में एक तरीके से ये चर्चा का विषय बना हुआ था कि शायद भाजपा अपने 5 सीटों को बदलेगी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने 2 ही सीटें में बदलाव किया, पौड़ी और हरिद्वार की। लेकिन बावजूद इसके अगर हम इन 5 सीटों पर वोटों के आकलन को देखते हैं तो अल्मोड़ा और नैनीताल जो लोकसभा है, यहाँ भाजपा ने अपने पुराने रिकॉर्ड को एक तरीके से कायम रखा हुआ है। लेकिन पौड़ी में पिछले के मुकाबले जहां पिछली बार वो 3 लाख से ज़्यादा के अंतर से जीती थी, इस बार वो 1.5 लाख के अंतर पे पहुंच गई है। वहीं टिहरी में भी यही चीज़ देखने को मिल रही है। कमोबेश जो वोट अंतर है वो थोड़ा सा कम हुआ है। और हरिद्वार में मैंने हमेशा से ये बात कहता रहा हूँ कि हरिद्वार की जो राजनीति है वो बीजेपी के लिए उतनी फर्टाइल नहीं रही है, लेकिन वहाँ का जो जातीय गणित है और उसमें जो चुनाव की स्थिति हो जाती है जिसमें बीएसपी और सपा की जो भूमिका है वो सारी समीकरणों को बदल देती है। यही कारण है कि जब पिछली बार के लोकसभा चुनाव में जब वहाँ विधानसभा में भाजपा की 8 से ज़्यादा सीटें थी तो निशंक जो हैं वो ज़्यादा अंतर से जीते थे। आज हरिद्वार लोकसभा में बीजेपी की विधानसभा में कम सीटें हैं, तो उसका साफ साफ असर यहाँ भी दिखाई दे रहा है कि जो जीत का अंतर है। कुलदीप जी, मैं आपकी उसी बात पर आना चाहूंगी। जब आप अभी ये कह रहे थे कि कांग्रेस के जो लोग हैं वही अपने जो कैंडिडेट्स हैं उनको जिताने का काम नहीं कर रहे, उसमें सबसे बड़ी भूमिका मैं हरीश रावत की मानना चाहती हूँ, क्योंकि हरीश रावत जी जिस तरीके से हरिद्वार तक सिमट कर रह गए अपने बेटे को चुनाव लड़ाने में, उस हरिद्वार सीट के बाहर वो निकले ही नहीं, वो कहीं और नजर ही नहीं आए, बल्कि कांग्रेस के एक बड़े नेता हरीश रावत माने जाते हैं। देखिए, जैसे आपने बिल्कुल सही बात कही, एक ये बहुत बड़ी विडंबना कांग्रेस के साथ रही है। हरीश रावत को लेकर के उत्तराखंड की जनमानस में एक भावना रही है कि हरीश रावत उत्तराखंड के बड़े नेता हैं, लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि हरीश रावत किस मायने में बड़े नेता है। ना तो वो पार्टी को जिता पाते हैं, लगातार उनके रहते हुए पार्टी में सबसे बड़ा विघटन देखने को मिला। उत्तराखंड में पहली बार इतना बड़ा विघटन हुआ, पार्टी के काफ़ी विधायक टूट करके दूसरी भाजपा में चले गए। उनके रहते हुए एक तरीके से उन्होंने कांग्रेस पार्टी को अपने परिवार की पार्टी बना करके रख दिया था। उनकी पत्नी रेणुका रावत 2014 में हरिद्वार से चुनाव हारी, उनका बेटा इसमें चुनाव हार रहा है, वो खुद 2 बार चुनाव हार चुके हैं। उसके बावजूद वो खुद लोकसभा का चुनाव जो उन्होंने नैनीताल सीट से लड़ा था वो चुनाव हारे हैं। इतने तमाम सारे चुनाव को हारने के बावजूद भी मैं कभी मैं ये नहीं समझ पाता हूं कि कैसे वो बड़े नेता हो जाते हैं। और एक नेता, आज मोदी दिल्ली में रहते हैं लेकिन उत्तराखंड की 5 सीटों को सीधे प्रभावित कर रहे हैं। एक नेता उत्तराखंड में रह रहा है और कांग्रेस में इतना ज़्यादा विघटन हो चुका है, वो लगातार सीटें हार रहे हैं, विधानसभा चुनाव हार रहे हैं, लोकसभा चुनाव लगातार हारते जा रहे हैं, वो खुद के चुनाव हार रहे हैं, पार्टी में बड़ा विघटन देखने को मिल रहा है। ठीक है, और यही वो कारण है कि कांग्रेस में अच्छे कैंडिडेट होते हुए भी वो चुनाव नहीं जीत पा रहे हैं।
नहीं समझने और की भी इसका तो असर जरूरत है साफ-साफ कि देखने को मिल कांग्रेस रहा है। हरीश रावत जी के साथ कुछ ज्यादा ही लीनियंट भी है। वो जिस तरीके से हरीश रावत जी हर जगह पे जब वो टिकट मांगते हैं उनको आसानी से टिकट मिल जाती है, हरे हराए नेता उसके बावजूद भी, भले ही उनका बहुत कद है, अगर हम बात करें उत्तराखंड में लोग बहुत सम्मान की नज़रों से उनको देखते हैं, लेकिन उसके बाद भी, और शायद यही वजह है कि कांग्रेस जो है वो सीरियसली नहीं लेती उत्तराखंड को, जो उनका हाई कमान है। देखिए हरीश रावत का जो सम्मान है यसी, वो मुझे कभी कभी ऐसा न जाने क्यों ऐसा महसूस होता है, मैं जब चीज़ों को देखता हूँ मुझे लगता है कि हरीश रावत मीडिया के डार्लिंग हैं क्योंकि मीडिया ने ही उनको एक तरीके से बार बार बड़ा नेता हमने उनको बना दिया है। हाँ। क्योंकि जमीनी स्तर पर वो दिखाई नहीं देते हैं। उनका जितना भी सम्मान अगर उत्तराखंड में है तो वो सम्मान कभी कांग्रेस के पक्ष में वोटों के रूप में तब्दील होता हुआ नहीं दिखाई देता है। कुलदीप जी, अब हम कर भी ठीक है। क्या सकते आज हैं, बात कांग्रेस बात के पे वो प्रदेश मौन अध्यक्ष व्रत संघर्ष रख कर लेते रहे हैं हैं, पार्टी के और लिए। जब वो मौन व्रत रखते हैं तो हमें उन्हें दिखाना ही पड़ता है। हाँ बिल्कुल सही बात कही आपने। ये कांग्रेस में, ये फिर रामायण में कैकेयी का जो रोल था ना कि वो अपने को भवन में चली जाती है मौन व्रत लेकर के और फिर अपनी बातें मनवा लेती है, वही स्थिति उत्तराखंड में हरीश रावत की है। ठीक है ना। और क्योंकि केंद्रीय संगठन में, जो कि उनकी पुराने कांग्रेसी नेता हैं, केंद्रीय संगठन में उनकी पकड़ है। राज्य में जो नेता हैं, जो कांग्रेस की लीडरशिप उभर करके आ रही है, वो उतनी मजबूत लीडरशिप नहीं है उनकी, वो केंद्र में उतनी अच्छी पकड़ नहीं है। हालांकि वो राज्य में अच्छी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन जब ऊपरी स्तर के नेता हैं जिनको मेंटोर की भूमिका में आना चाहिए था, वही उनकी तरफ, जैसे कहते हैं ना कि बड़े पेड़ की छांव में छोटे पेड़ नहीं पनप पाते हैं, यहाँ वही स्थिति देखने को मिल रही है कि इन बड़े पेड़ों ने जो छोटे तमाम पेड़ हैं उनको खत्म कर दिया है। मैं आऊंगी वापस कुलदीप जी आपके पास। शांति प्रसाद भट्ट जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। शांति प्रसाद भट्ट जी, बड़े मुद्दे, आप, मुझे याद है कि जब लोकसभा चुनाव होने थे और जब प्रमोशंस चल रहे थे या जिस तरीके से प्रचार प्रसार चल रहा था, उस दौरान विपक्ष के पास बहुत मुद्दे थे। विपक्ष उन मुद्दों के सहारे जनता के बीच गया भी, लेकिन चूक कहाँ रह गई? आप कैसे देख रहे हैं इसको? क्योंकि ये एनालिसिस करना विपक्ष के लिए बहुत ज़रूरी हो गया उत्तराखंड में। एक ऐसी स्थिति जहां पर आप कह रहे हैं कि सांसद उनके गोद लिए हुए जो उनके गांव है वहां जाते नहीं हैं, विकास कर नहीं रहे हैं, वो सांसद निधि खत्म कर नहीं पा रहे हैं, जनता उनको 5-5 साल तक नहीं देखती, अगले चुनाव में देखती है, और उसके बाद रिपीट कैंडिडेट्स, इनके 3 रिपीट कैंडिडेट्स, और उसके बाद भी अगर वो 5 सीटों को जीत रहे हैं तो कहीं ना कहीं विपक्ष को मंथन करने की जरूरत इसलिए भी है कि जनता शायद ये समझती है कि उनके पास विकल्प ही नहीं है। अगर हम उनको वोट नहीं दे तो हम किसे वोट दें, क्योंकि वो कांग्रेस का हाल देख चुकी है। देखो यशी जी, इस बात को समझने की जरूरत है कि यदि विपक्ष संघर्ष ना कर रहा होता तब तो कहा जा सकता है। अगर बेरोजगारों के साथ में अन्याय हो रहा है तो बॉबी परमार सड़क पे पिट भी रहा है, जेल भी जा रहा है, उत्तराखंड क्रांति दल जन आंदोलन भी कर रही है, जनता तक आवाज भी पहुंचा रही है। उत्तराखंड के अंदर अगर केंद्र की योजनाओं में भ्रष्टाचार हो रहा है, चाहे फिर वो ऑल वेदर रोड का मामला ले लो, चाहे वो फिर आप स्मार्ट सिटी का मामला ले लीजिए या सुरंग बनने का मामला ले लीजिए, रेल ट्रेन का, यहाँ घोटाला हो रहा है। चाहे उत्तराखंड में जंगली जानवरों से बच्चे परेशान हो, उसके लिए आंदोलन करने की जरूरत हो तो हम कर रहे हैं। हम बार बार कह रहे हैं कि केंद्र का जो ये कानून है उत्तराखंड के विकास में अवरुद्ध है। यहाँ जंगली जानवर बच्चों के साथ जो हत्या कर रहे हैं ये ठीक नहीं है। सरकार को वन कानून में परिवर्तन करना चाहिए। हम कह रहे हैं कि पहाड़ के विकास के लिए जो योजनाएं लगनी चाहिए नहीं लग रही हैं, चाहे फिर वो सिंगताली पुल का मामला ले लीजिए या किमसार मोटर मार्ग का मामला ले लीजिएगा, बिन नदी में पुल का मामला ले लीजिएगा, आज तक वो यूं का यूं बना हुआ है। कहने का मतलब है बुनियादी चीजों में यशी जी अगर कोई एक बात हमारे को कोई बता दे कि हमने नहीं बोला, पलायन पे हम बोल रहे, राजधानी पे हम बोल रहे, राज्य कर्ज की गर्त में डूब गया ये हम बोल रहे, उत्तराखंड के अंदर जनसंख्या विस्फोट हो गया, मूल निवासी अल्पसंख्यक हो गया, भू कानून, ये तमाम बातें हम कर रहे हैं, बोल रहे हैं, मीडिया के माध्यम से जनता तक बात जा भी रही है, आप भी चर्चा कर रहे हैं। उसके बावजूद चुनाव हो जी, आपको यहाँ पर हम रोकना चाहते हैं। विजय लक्ष्मी शाह क्या कुछ कह रही है, सुन लेते हैं। धन्यवाद देना चाहते पूरा उत्तराखंड के लोगों को जिन्होंने इस जीत को आगे किया, क्योंकि उन लोगों के बगैर ये जीत नहीं हो सकते थे। और सभी मेरे बच्चे हैं, मैं उन लोगों को सभी को धन्यवाद देना चाहती हूँ, पूरा उत्तराखंड के लोगों को जिन्होंने जीत को आगे बढ़ाया। और मुझे पूरा विश्वास है कि उन्होंने जो किया ठीक किया। जिस तरह से मोदी जी काम कर रहे हैं, हमारे स्टेट के लिए काम हुए हैं,
उसके लिए उन लोगों ने समझा ये बात और हम सभी पांचों का आदर करें। धन्यवाद। और यहाँ पर आप विजय राजलक्ष्मी शाह को सुन रहे थे, जहां पर उन्होंने जनता का धन्यवाद व्यक्त किया है। शांति प्रसाद भट्ट जी, कितनी सही बात कही उन्होंने। आपने उसका मूल सार नहीं समझा कि जिन्होंने मुझे वोट दिया ये उन्हीं का धन्यवाद है। मोदी जी को वोट दिया, मुझे नहीं दिया, मतलब मुझसे 5 साल उम्मीद मत करना। अब यही अजय भट्ट जी ने नैनीताल में कह दिया कि मोदी जी की जीत है, तो आप क्या थे? आप बंगालियों को मूल निवास देने की बात करने वाले, आपको वोट पड़ कैसे गया? मेरा कहने का मतलब है, हम चाहे कितना ही हम ये कह दें कि गलत हुआ है, मगर जनता इन्हें पसंद कर रही है। अब जनता को ओल्ड पेंशन अब जब जनता ही इन्हें पसंद कर रही शांति प्रसाद भट्ट जी, तो अब आप क्या कर सकते हैं? अब इसमें हम तो संघर्ष के साथ ही है, संघर्ष करते रहेंगे। अब बताइए, अग्निवीर के लिए यहीं की जनता परेशान थी कि हमारे बच्चों का भविष्य बर्बाद हो गया। कर्मचारी परेशान थे कि ओल्ड पेंशन इन्होंने खत्म कर दी, हमारी आजीविका कैसे चलेगी। उत्तराखंड 2 लाख करोड़ के कर्ज में डूब गया, यहीं की जनता बोल रही थी कि भाई ये कर्ज में डुबा दिया इस राज्य को, पहाड़ से पलायन रुक नहीं रहा है, स्कूल बंद हो गए, हम गरीब आदमी जाएंगे कहाँ? अब 5 किलो राशन वो भी केवल उन लोगों को मिल रहा है जो भारतीय जनता पार्टी के हैं। किसान पेंशन बंद हो गई। उत्तराखंड के अंदर वृद्धा पेंशन लगभग इन्होंने बंदी कर दी है, और जो मानक इन्होंने रखे हैं उस पर कोई आ नहीं रहा है। पहाड़ त्राहिमाम कर रहा है, उसके बावजूद यदि भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत रही तो इसके मैं लिए कल एक साधुवाद। राजनीतिक विशेषज्ञ को सुन रही थी और उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की जनता को विकास से प्यार है। उनको अब इस बात से मतलब नहीं है कि पलायन हो रहा है, उनको इस बात से मतलब नहीं है कि आप जो कहते नहीं है राज्य के जो मुद्दे हैं वो उसे दरकिनार करते हुए जो केंद्र के मुद्दे हैं, लाइक जिस तरीके से ऑल वेदर रोड बन रही है, स्मार्ट सिटी है, या जो भी उनकी योजनाएं केंद्र की तरफ से जो चल रही हैं, उससे कहीं ना कहीं जनता प्रभावित नजर आ रही है। उत्तराखंड में जंगली जानवर बच्चों को मार रहे हैं, तो ये विकास है? क्या समझा जाए कि बेरोजगारों पे जो लाठीचार्ज हो रहा है ये सही है? क्या समझा जाए कि बंगालियों को यहाँ मूल निवास मिलना चाहिए? क्या समझा जाए राज्य कर्ज की गर्त में डूब गया तो सही हो रहा है? क्या समझा जाए कि पहाड़ की राजधानी का अभी मसला तय नहीं हुआ और उत्तराखंड में जनसंख्या विस्फोट हो गया, इसका मतलब ये सही हो रहा है? ठीक है, चुनाव जीतना अपनी जगह पर है, मगर उत्तराखंड के बुनियादी सवाल जिनके लिए काचे माँ का 42 से ज्यादा शहादत दी, उनके सपनों का उत्तराखंड आज तक नहीं बना है, और ये उत्तराखंड की छवि बिल्कुल खराब हो चुकी है। देवभूमि में यात्राओं में देख लीजिए जो अफरा तफरी मची है। इसी दौर में अगर भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत ले तो इसका मतलब सनातन धर्म की यात्राएं प्रभावित हो जाए, मगर जनता को क्या इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सारी वो चीजें हैं। शांति प्रसाद भट्ट जी वापस आते हैं। हमारे साथ और भी मेहमान जुड़ चुके हैं। कांग्रेस से मोहन काला जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और साथ ही साथ जपेंद्र सिंह जी प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जपेंद्र जी, जश्न मनाने में आप इतना व्यस्त थे कि डिबेट में आने में आपको देरी हो गई। 5 की 5 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी काबिज हो रही है, क्या कुछ कहना चाहते हैं इस पर? उत्तराखंड की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को चुना है। भारतीय जनता पार्टी पर माननीय प्रधानमंत्री जी पर भरोसा जताया है, इसके लिए उत्तराखंड की जनता का धन्यवाद। और देश में भी पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है, उसके लिए भी हम लोगों को ये देखना चाहिए कि आज देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, माननीय प्रधानमंत्री जी के ऊपर, भारतीय जनता पार्टी की रीतियों नीतियों के ऊपर और विकसित होते भारत पर देश का जो भरोसा है आज वो देशवासियों ने जताया है, और उसके लिए संपूर्ण देश का बहुत बहुत धन्यवाद। जपेंद्र जी, विपक्ष कहीं ना कहीं ये कह रहा है कि जिस तरीके से आपने यहाँ पर जीत हासिल कर रहे हैं, तो वहीं पर अभी इससे पहले मंजू जी हमारे साथ जुड़ी थी, वो कह रही थी कि सत्ता तो वही बनाएंगी, थोड़ा सब्र करिए, थोड़ा इंतजार करिए, सत्ता में वही आएंगी। देखिए, आज कम से कम अब विपक्ष का एक मुद्दा तो समाप्त हो गया। जो विपक्ष बार बार ईवीएम होता था, बार बार ईवीएम के ऊपर आरोप लगाता था, तो कम से कम हमारे देश की चुनाव प्रणाली, चुनाव आयोग और ईवीएम ने ये साबित कर दिया कि विपक्ष किस तरह से देश को भ्रमित करने का प्रयास करता था, झूठ फैलाता था, देश की छवि को धूमिल करने का प्रयास करता था। तो वहां तो विपक्ष बिल्कुल पूरी तरह से बेनकाब हो चुका है, और देश की जनता ने पूर्ण बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी को जो देने का निर्णय लिया, वो उसके लिए देश की जनता का धन्यवाद। और माननीय प्रधानमंत्री जी तीसरी बार
प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण करेंगे और अगले 5 वर्ष भारतवर्ष के इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण होंगे, जब देश तीव्र गति से विकसित राष्ट्र की ओर बढ़ेगा। वापस आएंगे। हमारे साथ यहाँ पर मोहन काला जी भी जुड़ चुके हैं। मोहन काला जी, 5 की 5 सीटों पर बीजेपी का कब्जा। पौड़ी सीट कहीं ना कहीं लग रहा था कि कांग्रेस के खाते में आएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। किसे जिम्मेदार समझ रहे हैं इसका? देखिए, निश्चित तौर पर बहुत चिंताजनक जो है परिणाम है उत्तराखंड के अंदर 5 सीटों पर, जहां हम हरिद्वार और अल्मोड़ा इन 2 सीटों को लेकर बिल्कुल श्योर थे कि इन 2 सीटों पर कांग्रेस कहीं ना कहीं जो है अपना परचम लहराने का काम करेगी, पर कहीं ना कहीं कुछ कमियां रही होंगी, जिस कारण से जो है क्या बोलते हैं आपका पौड़ी और हरिद्वार में जो है कहीं कुछ कमियों के चलते जो है हम कहीं ना कहीं पीछे रहे हैं। पर यशी जी, चिंता का विषय देखिए बिल्कुल है, और चिंता का विषय इसलिए भी है क्योंकि मैं शांति प्रसाद भट्ट जी को भी सुन रहा था, और चिंता का विषय इसलिए है क्योंकि पौड़ी गढ़वाल, विशेषकर गढ़वाल वो जहाँ से बहन अंकिता भंडारी आती थी, गढ़वाल वो जहाँ पर अग्निवीर योजना से हमारे युवा सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे थे, और उसके बावजूद भी जिस तरीके से, और ऊपर से फिर जोशीमठ की अगर मैं बात करूं या मैं आपसे जो है चमोली के परिप्रेक्ष्य में बात करूं, ये भी वहीं पर ही उसी कहीं ना कहीं लोकसभा, गढ़वाल की लोकसभा से आ रहे थे, और उसके बावजूद भी जनता ने क्या सोच समझकर जो है भारतीय जनता पार्टी पर पुनः फिर से विश्वास जताया और 5 सीट उनको दी। ये वाकई में चिंता का विषय है, और इस पर मंथन भी होना चाहिए, चिंतन भी होना चाहिए। पर हाँ, जिस तरीके से जसी जी, आपको ये मानना पड़ेगा कि पूरे देश के अंदर जो 400 पार का गुब्बारा फुलाए भारतीय जनता पार्टी घूमती थी, उसकी हवा भी निकालने का काम कहीं ना कहीं जो है इस देश की जनता ने किया है। अभी मैं अपने साथी चपेंद्र जी को सुन रहा था, और वो कह रहे थे कि जी अब विपक्ष ठेकरा नहीं फोड़ेगा, अब विपक्ष ये नहीं करेगा, अब विपक्ष वो नहीं करेगा। अरे भैया, संदीप पात्रा तो आपके राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, और जब वोट डालने गए थे तो ईवीएम मशीन पे तरीके के आरोप लगा रहे थे। आप ही के राष्ट्रीय प्रवक्ता है भैया, और चुनाव लड़ने का काम कर रहे थे संदीप पात्रा, और ईवीएम पर सवाल खड़े कर रहे थे। पंजाब से आप ही की जब वहां पर जब विधानसभा के चुनाव हुए तो आप ही के प्रत्याशी ईवीएम पर सवाल खड़ा कर रहे थे। बात ये नहीं है, जनता का जनादेश है, जनता हाँ, पर इस देश में कहीं ना कहीं मैं मतदाताओं का धन्यवाद करना चाहता हूं, देश के आम जनमानस का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा और न्याय यात्रा पर विश्वास जताकर भारतीय जनता पार्टी को आज जिस तरीके से अभी कह तो रहे कि सरकार, अभी आप देखते जाइए धीरे धीरे, क्योंकि 2 दिन पहले तक एग्जिट पोल के जरिए जिस तरीके से भवंडर रचा जा रहा था, जिस तरीके से नैरेटिव सेट किया जा रहा था, कहीं ना कहीं वो नैरेटिव पे पर्दाफाश हुआ है, कहीं ना कहीं बेनकाब हुई भारतीय जनता पार्टी और गोदी मीडिया जो नैरेटिव पैदा करने का काम कर रही थी। और आज जिस तरीके से अभी भी आप देखिए कि 6 मंत्री उत्तर प्रदेश में, अगर मैं बड़े दिग्गजों की बात करूं, चाहे मुजफ्फरनगर से लेकर, और मैं चाहे आपके अमेठी की परिप्रेक्ष्य में बात करूं, चाहे मेनका गांधी जी के परिप्रेक्ष्य में बात करूं, चाहे टहनी के परिप्रेक्ष्य में बात करूं, या चाहे मैं सबसे बड़ी बात अयोध्या के परिप्रेक्ष्य में अगर मैं आपसे बात करूं, उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में बात करूं, तो कुबेर जपेंद्र जी से बताइए ना, आज हमारे जिन शंकराचार्यों ने भारतीय जनता पार्टी के लोगों पर सवाल आज उस पर मोहर लगाई है प्रभु सियावर रामचंद्र ने कि इनको बेनकाब करने का काम किया। जिस मंदिर पर ये राजनीति करने का काम कर रहे थे, वहां से बेनकाब किया प्रभु सियावर रामचंद्र जी ने इनको। जपेंद्र जी सुन पा रहे हैं? जवाब दीजिए। सियावर रामचंद्र जी ने इनको खदेड़ने का काम किया, और बजरंगबली जी ने इन पर जो है गदा चलाने का काम किया। अयोध्या से बेनकाब हुए, अयोध्या से जनता पार्टी की जीत में झोली में जीत का तोहफा दिया है, जीत भारतीय जनता पार्टी जीती है। और इस बीच आपको बड़ी खबर बताते हैं, बीजेपी पर शिवसेना उद्धव गुट का बड़ा हमला। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बीजेपी पर शिवसेना उद्धव गुट का बड़ा हमला। बीजेपी की सीट 241 के नीचे आएगी। संजय राउत ने कहा, सरकार बनाने के लिए हाथ जोड़ रही है बीजेपी। देश की जनता ने बीजेपी को नकार दिया है। संजय राउत का बड़ा बयान आया सामने, बीजेपी पर शिवसेना उद्धव गुट का बड़ा हमला। संजय राउत ने कहा, बीजेपी की सीट 241 के नीचे आ जाएगी। सरकार बनाने के लिए हाथ जोड़ रही है भारतीय जनता पार्टी।
देश की जनता ने बीजेपी को नकार दिया है। संजय राउत ने यह बड़ी बात कही, बीजेपी पर निशाना साधा। बीजेपी की सीट 241 के नीचे आएगी, संजय राउत का यह बयान। सरकार बनाने के लिए हाथ जोड़ रही है बीजेपी। देश की जनता ने बीजेपी को नकार दिया है और बात कर रहे हैं हम उत्तराखंड की, जहां पर 5 की 5 सीट पर बीजेपी का कब्जा है। हालांकि जिस तरीके से अयोध्या सीट हार गए हैं आप, जपेंद्र जी, ये सवाल उठाया मोहन काला जी ने कि धर्म की राजनीति आप पर ही भारी पड़ गई है। धर्म की राजनीति किसी पर भारी नहीं पड़ी। राजनीति धर्म के अधीन होनी चाहिए और भारतीय जनता पार्टी राजनीति धर्म के अधीन रहकर करती है और इन अधर्मियों को लगातार तीसरी बार हार का मुंह हमारे शंकराचार्यों का शराब लग गया भारतीय जनता पार्टी को। अभी तो हाथ जोड़ रहे हो, अभी देखना शाम के बाद पैरों में गिरोगे कुंवर जपेंद्र जी। अभी तो हाथ जोड़ रहे हो, कहीं चंद्रबाबू नायडू तो कहीं पलटू राम के। अभी तो तुम्हें पैरों में गिरना पड़ेगा, अभी तो पैरों में गिरना पड़ेगा। प्रभु सियावर रामचंद्र तुम्हें पैरों में लेकर जाएंगे। जपेंद्र सिंह जी, संजय राउत के बयान को भी कैसे देख रहे हैं? उन्होंने कहा कि बीजेपी हाथ जोड़ रही है सरकार बनाने के लिए। देखिए, ये सब एक अमर्यादित बातें जो हैं ये विपक्ष करेगा और अभी तो विपक्ष की ये ऐसे स्वरों की शुरुआत हुई है, ये अभी और आगे बहुत जाएंगे। लेकिन हमें ये यकीन से कह देना चाहिए और ये पूरी तरह से देश की जनता ने साफ कर दिया है कि तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है और चाहे 10 सीट से जीत के आए, 2029 में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और ये सब विपक्षी दल मुंह की खाएंगे। मोहन काला जी, देखिए अब 10 सीटों पर आ गए, पहले 400 की बात कर रहे थे, अब आप समझ सकती हैं। अभी तो संजय राउत जी ने जो कहा ना, अभी ये हाथ जोड़ रहे हैं। अभी देखिए आप, कभी कहीं चंद्रबाबू नायडू को फोन हो रहा है, तो कोई नीतीश कुमार जी को फोन हो रहा है, तो कहीं किसी को फोन हो रहा है। अभी तो आप देखिएगा शाम को 6 बजे के बाद पैरों में गिरने की नौबत ना आ जाए कहीं इनकी, कहीं गिड़गिड़ाने ना लगे। वो 56 इंची जो गुमान कर रहे थे, जो अहंकार में थे, जो हिटलर साइज से चल रहे थे, जनता ने गरूर तोड़ने का काम किया है आप पर। भगवान सियावर रामचंद्र ने सबक सिखाया है कि अगर धर्म की राजनीति करोगे तो आपको ऐसी नकारा जाएगा। और आपने जिस तरीके से भगवान राम के नाम को छलने का काम किया था, आज बजरंगबली जी ने आपको मुंह की खिलाने का काम किया। मंगलवार का दिन है आज। कुलदीप राणा जी, अगर हम बात करें मंगलवार के दिन, मंगलवार का दिन है और आपको खदेड़ने का काम हो रहा है। अभी आज 6 बजे तक रुकिए, आपको पैरों में दंडवत करिए। मंगलवार को छोड़ दीजिए, थोड़ा सा हनुमान जी को भी छोड़ दीजिए, बहुत काम है उनके पास। कुलदीप राणा जी, जिस तरीके से संजय राउत का ये बयान आया, भले ही उत्तराखंड में 5 की 5 सीटों पर कब्जा कर लिया हो बीजेपी ने, लेकिन पूरे देश भर का जो आंकड़ा आ रहा है वो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए निराशाजनक है। अरे ये तो हारने वाला फालतू बहुत देर का दिखा रहे हैं, हारने वाला। कुलदीप जी, और हालांकि कांग्रेस के लिए भी ये बहुत सत्ता के करीब जाने वाली जो बात 295 के करीब उन्होंने कहा था, वहां तक भी नहीं पहुंचते हुए दिखाई दे रहे हैं। और बीजेपी के पास भी ऐसा नहीं है कि बीजेपी ने पूर्ण बहुमत प्राप्त कर लिया हो। बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनकर के उभरी है अभी यहाँ पे। एनडीए ने जरूर बहुमत प्राप्त किया है, तो एक बार फिर से कॉलिशन गवर्नमेंट का दौर वापस आता हुआ दिखाई दे रहा है। 2014 से पहले की जो स्थिति थी वो दोबारा से बनती हुई दिखाई दे रही है। अब इस स्थिति का अगर विश्लेषण करें तो उसमें बहुत सारे कारण होंगे जिनका विश्लेषण किया जाना है, जिन पर मंथन होना आवश्यक है। कुलदीप जी, अगर हम बात करें तो देखिए बीजेपी ने मंथन शुरू भी कर दिया है, बीजेपी ने मंथन शुरू कर दिया है, बैठकों का दौर शुरू हो गया। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। और बता दें आपको कि जिस तरीके से जो मैंडेट आए हैं, अगर हम एनडीए की बात करें तो 295 सीटों पर है, इंडिया 230 पर। और दिल्ली से खबर, जेपी नड्डा के आवास पर बीजेपी की बड़ी बैठक, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बैठक में शामिल हुए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी बैठक में शामिल, संगठन मंत्री बीएल संतोष भी बैठक में मौजूद। और विशेष संवाददाता अखिलेश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अखिलेश जी, बैठकों का दौर जारी हो गया, जहां एक और
यूपी को लेकर बैठक हो रही, वहीं दूसरी तरफ जेपी नड्डा बैठक कर रहे हैं और दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन की भी बैठक शाम को होगी। बिल्कुल, मतगणना में आए नतीजों से अब जब किसी भी गठबंधन को उस तरह से मन मुताबिक आंकड़े नहीं मिल रहे हैं जो दोनों के द्वारा सोचा गया था, चाहे वो एनडीए की अगुवाई करने वाली भारतीय जनता पार्टी ने आंकड़ा अपना 300 के पार, 400 के पार और कितने आंकड़े उनके द्वारा बार बार बताए गए थे, वो फिर उस आंकड़े को नहीं पहुंचे। लेकिन ये कहा जा सकता है कि 295 के आसपास या 291, 92, 93 के आसपास उनका आंकड़ा अभी चल रहा है। और इस लिहाज से अगर देखा जाए कि इसमें कुछ आगे पीछे अभी होने की संभावना है। लेकिन अगर इंडिया गठबंधन की बात की जाए तो इंडिया गठबंधन भी 295 के आंकड़े के साथ दावा ठोक रहे थे कि उनका जनता एग्जिट पोल जो है, उस एग्जिट पोल में इतनी सीटें इनकी आएंगी और उनकी पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। हालांकि इस पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने वाले आंकड़े से इंडिया गठबंधन भी पीछे रह गया है। अब फिलहाल बात की जाए कि बैठकों का दौर जारी है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की अगुवाई में एक बैठक उनके आवास पर हो रही है, जिसकी अध्यक्षता खुद जेपी नड्डा कर रहे हैं। जेपी नड्डा की अध्यक्षता होने वाली बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय संगठन मंत्री पीएल संतोष पहुंचे हुए हैं। अब यहाँ प्रे हो रहा है कि अगर सीटों का आंकड़ा कम तो नहीं होता है, लेकिन अगर कम भी होता है, किस कैसे कम होगा इस पर भी विचार किया जा रहा है। तो उसमें यह कहा जा रहा है इन सीटों के आंकड़े में अगर इनके एनडीए के जो सहयोगी हैं गठबंधन में, अगर वो गठबंधन से किसी कारणवश बाहर छिटकने की कोशिश करते हैं तो उनको कैसे रोका जाए, जिसमें सबसे पहला नाम चंद्रबाबू नायडू चल रहा है, जो आंध्रा से हैं। वो करीब 15 सीटें जीत रहे हैं, तो उनके छिटकने की संभावना जताई जा रही है। वहीं दूसरी संभावना बिहार से नीतीश कुमार की भी जताई जा रही है, वो भी करीब 14-15 सीटों आगे चल रहे हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि चिराग पासवान के बारे में अभी उस तरह की कोई खबर नहीं आई है, लेकिन सूत्रों के हवाले से कहा जा सकता है कि मौका अगर उनको मिला और सरकार अगर इंडिया की बनती नहीं नजर आई तो वो भी खिसक सकते हैं। इस लिहाज से तो देखा जाए कि इंडिया गठबंधन उस दौर में अब चल रहा है कि किस तरह से एनडीए के कुछ सहयोगियों को तोड़ा जाए और सरकार बनाने की दिशा में आगे बढ़ा जाए। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने एक कोशिश करना शुरू कर दी है कि उसके साथ एनडीए के जो साथी हैं उनको रोका जाए और साथ ही इंडिया गठबंधन का कोई साथी कैसे तोड़ा जा सकता है उस पर भी मंथन चल रहा है। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं सरकार बनाने के लिए बैठकों का दौर जारी हो गया है। अखिलेश सिंह जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। तो बैठकों का दौर जारी, जहां एक और यूपी के लिए मंथन जारी है, तो वहीं दूसरी तरफ जिस तरीके से पूरे देश भर में एनडीए का जो मैंडेट आया है उसको लेकर भी आपको बता दें कि चर्चा जारी है, बैठक की जा रही है। जेपी नड्डा यहाँ पर कर रहे हैं बैठक कर रहे हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि अब से थोड़ी देर में इंडिया गठबंधन की भी बैठक शुरू होगी। फिलहाल यहाँ रुकेंगे, छोटे से ब्रेक के लिए जोड़ हाजिर होता है।